गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। यानी कि हमारी जो बॉडी में जो ब्लड बहता है, जो लिम्फ सर्कुलेट करता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारी जो चैप्टर की हेडिंग क्या है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे चैप्टर का नाम क्यों पड़ा। आखिरकार हम बॉडी फ्लूइड्स का स्टडी क्यों कर रहे हैं? आखिरकार बॉडी फ्लूइड्स होते क्या है, हमारी बॉडी में ये क्यों सर्कुलेट करते हैं, इनकी जरूरत क्या पड़ती है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जो एक सेल से मिलकर बने होते हैं। जैसे हम बात करें किस किस की, अमीबा है, पैरामीशियम है, बैक्टीरिया है, ये हमारे कौन से होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे अमीबा है, ये है अमीबा, ठीक। और ये किसमें पाया जाता है? वाटर में पाया जाता है, पानी में ये पाया जाता है। अब अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसको जो फूड मटेरियल है वो आसपास से यहाँ से मिल जाएगा, आसपास से मिल जाता है और उसे क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। ऑक्सीजन है O2, वो भी इससे यहाँ से मिल जाएगी और इसके अंदर जो CO2 बनेगी वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से फूड मटेरियल का, रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज डायरेक्ट बॉडी से कर लेते हैं। तो डायरेक्ट बॉडी से अपनी से एक्सचेंज कर ले रहे हैं क्योंकि इनका साइज होता है जो बहुत छोटा होता है। हम बात करते हैं थोड़े और ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे हमारे स्पंज है, ये स्पंज है, इस तरह का हमारे स्पंज होते हैं। जैसे फाइलम पॉरीफेरा का आपने देखा होगा। स्पंज का मतलब जिनमें छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। पॉरीफेरा का मतलब जिनमें पोर्स होते हैं, इनमें पोर्स होते हैं। और ये कहाँ पर पाए जा रहे हैं? ये भी हमारे वाटर में पाए जा रहे हैं। पानी फ्लो करता है ऐसे, इन जो छोटे छोटे जो छेद होते हैं उनके थ्रू पानी क्या करेगा? इसमें एंट्री कर जाता है और कुछ वाटर बाहर से ऐसे निकल जाता है, कुछ वाटर ऐसे निकल जाता है, ठीक। तो इनकी जो बॉडी की सारी सेल्स जो हैं वो एक्सटर्नल मीडियम में डायरेक्टली कॉन्टेक्टेड हैं। इस वाली सेल को जरूरत पड़ रही है ऑक्सीजन की, तो यहाँ से वाटर निकल रहा है, वहां से ऑक्सीजन ले लेगी ये सेल। इस वाली सेल को जरूरत पड़ रही है, वो भी डायरेक्ट किससे है? एटमॉस्फेयर से, यानी कि वाटर मीडियम से डायरेक्ट कांटेक्ट में है। तो ये जो ऐसे जीव होते हैं, जो स्पंज वगैरह होते हैं और हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, इनकी बॉडी का साइज या तो बहुत छोटा होता है या फिर सेल जो होती है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है, एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर के वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है। तो इनको कोई दिक्कत नहीं आती, बाहर से डायरेक्ट ये फूड मटेरियल ले लेते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस से ले लेते हैं, तो आराम से ये सर्वाइव करते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है ह्यूमन बीइंग्स की, आदमी की आती है बात, कुत्ते की आती है, भैंस की आती है, टाइगर की आती है, एलिफेंट की आती है बात, तो हम अपनी बात करते हैं पहले, उस हिसाब से सारी चीजों को और को समझेंगे। हमारी अंदर वाली जो सेल्स हैं, ये हमारी बाहर वाली स्किन सेल्स तो डायरेक्ट हमारे एयर से कांटेक्ट में है। चलो मान ले ये डायरेक्ट अगर एयर से सांस ले लें, एयर से एक्सचेंज कर लें रेस्पिरेटरी गैसेस का, लेकिन बहुत अंदर जो पेट में सेल है, हमारी पैनक्रियाज की सेल है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की सेल है, गॉल ब्लैडर की सेल्स है, लिवर की सेल है, स्टमक की सेल है, उनको ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? बात ये आती है। ब्रेन में अंदर सेल्स है, उनको ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? ये बात आती है। हमारे यहाँ पे पैर में अंदर सेल्स हैं, हड्डियों में सेल्स हैं, उनमें ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? उन तक फूड मटेरियल कैसे पहुंचेगा? तो ऐसे लार्ज एनिमल्स में
मल्टी सेलुलर एनिमल्स में जिनका साइज लार्ज होता है, उन एनिमल्स में स्पेशल टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिसको क्या नाम दिया गया है, ब्लड, जिसे आप सिंपल रूप में जानते हैं। एक और मटेरियल भी होता है, एक फ्लूइड और भी होता है जिसको हम लिम्फ कहते हैं, उसके बारे में भी आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। और इस वाले चैप्टर में भी आप लिम्फ के बारे में, ब्लड के बारे में पढ़ोगे। तो ब्लड एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा तरल माध्यम है जिसके द्वारा हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और फूड मटेरियल हमारी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हार्मोन्स को भी ट्रांसपोर्ट का काम कराता है, हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, यानी कि ये ब्लड जो होता है इसका मेन काम क्या है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। ठीक, तो अब हमारी जो बात आती है वो किसकी आती है भैया, ब्लड की आती है। ठीक है, अब क्या है ब्लड, ब्लड देखिए, ब्लड लिखेंगे, इट इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, इट इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, विच कंसिस्ट या विच इज मेड बाय, विच इज मेड बाय फ्लूइड, ए फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड formed elements, formed elements। ये जो ब्लड है एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्यों नाम देंगे इसको, क्योंकि ये बॉडी के पार्ट्स को, हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को क्या करता है, जोड़ने के काम करता है, कनेक्ट करने के काम करता है। समझ में आ गई? तो ये जो है ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। क्या काम करता है, ये बॉडी के पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करता है, यानी कि लंग्स से ऑक्सीजन ले जाएगा, हमारे हैंड तक ले जाएगा, हाथ तक ले जा रहा है, तो बॉडी को कनेक्ट कर रहा है, इस ऑर्गन को इस ऑर्गन से किसी न किसी रूप में तो कनेक्ट कर रहा है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू है जो वेरियस बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और ये किस किस से मिलकर बनता है, फ्लूइड मैट्रिक्स से मिलकर बनता है, प्लाज्मा से मिलकर बनता है, फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बनता है। ठीक है, अब देखिए ये फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब ज्यादातर वाटर जो पाया जाता है तरल माध्यम है, प्लाज्मा भी उनमें से एक है, प्लाज्मा है। और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो होते हैं आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं, इनको हम क्या कहेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहेंगे। तो सबसे पहले जो हम इसका स्टडी करेंगे, पार्ट्स ऑफ ब्लड, ब्लड के पार्ट्स देख लीजिए। पहला वाला कौन सा है हमारा, प्लाज्मा। प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। इट इज ए स्ट्रॉ कलर्ड, it is a straw colored viscous fluid consisting nearly constituting nearly 55% of blood, पहला पॉइंट देख लेते हैं, कैसे कलर का होता है प्लाज्मा, स्ट्रॉ कलर का होता है। और
ये विस्कस फ्लूइड से बना होता है। विस्कस फ्लूइड का मतलब होता है चलने वाला तरल पदार्थ। विस्कस फ्लूइड से बनकर बनता है ये। और ब्लड का कितनी % होता है प्लाज्मा? 55% होता है। ठीक है। अब भैया दूसरा वाला पॉइंट देखेंगे कि 90 से लेकर 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर। प्लाज्मा में कितने % पानी होता है? 90 से 92%। ठीक है। ब्लड का प्लाज्मा कितने % होता है? 55%। अब 55% को देखेंगे, 55% में टोटल 90 से लेकर 92% का, यानी 55% का 90 से 92% का होता है पानी होता है। एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट्स आर 6 to 8%। और प्रोटीन कितनी पाई जाती हैं? 6 से 8% पाई जाती है। 90 से 92% कितना होता है प्लाज्मा का? पानी होता है। यानी प्लाज्मा टोटल 90 से 92% पानी से मिलकर बनता है और 6 से 8% उसमें क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन्स पाई जाती है। ठीक है। अब ये प्रोटीन्स कौन कौन सी होती हैं ये देख लेते हैं हम। अगला पॉइंट, प्रोटीन्स आर फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्बुमिन्स। प्रोटीन्स आर कौन कौन सी होंगी भैया? उनमें फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है। अलग अलग तरह की प्रोटीन होती है। एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, दूसरी वाली तरह की कौन सी होती है? ग्लोबुलिन्स प्रोटीन हो सकती है, और तीसरी वाली कौन सी होती है? एल्बुमिन्स प्रोटीन्स होती है। तो 6 से 8% जो पाई जा रही हैं प्रोटीन, वो हमारी फाइब्रिनोजन भी होती है, ग्लोबुलिन्स भी होती है और एल्बुमिन्स भी होती है। अब बात आती है कि ये प्रोटीन्स करती क्या है। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है भैया? फाइब्रिनोजन आर needed for blood clotting, यानी कि खून को जमाने में आपने देखा होगा कहीं से अगर कट जाता है हमारा हाथ वाथ, कुछ देर तक 2 से 5 मिनट में वहां पर खून का थक्का सा जम जाता है। जैसे गांव में कहते हैं खुंडे जम गया, तो खून का थक्का सा जम जाता है, तो उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉट कहते हैं। तो कौन करने में हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग को? फाइब्रिनोजन प्रोटीन इसमें हेल्प कर रही है, ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आगे वाली ग्लोबुलिन्स, ये क्या काम करेगी? दूसरी वाली प्रोटीन जो होती है ग्लोबुलिन्स, involved in defense mechanism, अब भैया दूसरी वाली जो प्रोटीन होती है ग्लोबुलिन्स, ये क्या करती है? अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आ जाता है, हमारा कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाता है, तो ये उसको मारने में हेल्प करती है, हमारे शरीर को सुरक्षा प्रोवाइड करती है। कौन? ग्लोबुलिन्स। ठीक है। अब हमारी तीसरी वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? एल्बुमिन्स। हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस
एल्ब्यूमिन जो है वो क्या करती है, ऑस्मोटिक बैलेंस को करने में हेल्प करती है। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होते हैं, यानी कि हम आपने देखा होगा कि जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पानी पी लेते हैं तो बाथरूम भी ज्यादा क्वांटिटी में जाते हैं, कम क्वांटिटी में पानी पीते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी बाथरूम जाते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जैसे फ्लूइड, अगर हमने पानी पिया ज्यादा तो हमारी बॉडी में फ्लूइड की, ब्लड की क्वांटिटी, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया ज्यादा तो ये क्या करेगी, एल्ब्यूमिन ये ऑस्मोटिक बैलेंस करेगी, यानी ब्लड के वॉल्यूम को उतना ही रखेगी और हमारी किडनी क्या है, फिल्टर कर देगी, ज्यादा वॉल्यूम को, पानी को बाहर निकाल देगी, है ना। बाथरूम के तौर पर हम यूरिया में पानी में यूरिया थोड़ा सा सीक्रेट करते हैं, वो बाहर निकल जाता है। तो ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब कितनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में खून का वॉल्यूम रहेगा, ये निश्चित कौन करता है, हमारा एल्ब्यूमिन प्रोटीन्स करती है। इसके साथ साथ और प्लाज्मा में हमारे आयंस पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम आयंस हैं, सोडियम आयंस हैं, क्लोरीन आयंस हैं। तो ये आयंस भी हमारे पाए जाते हैं किसमें, प्लाज्मा में पाए जाते हैं। और जो मिनरल्स भी पाए जाते हैं हमारे प्लाज्मा में, आपने देखा होगा कुछ अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं, ग्लूकोज भी पाया जाता है। इसके साथ साथ ये भी बहुत कम क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है सीरम की। सीरम क्या है, सीरम क्लॉटिंग फैक्टर को अगर निकाल दें तो क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल के ब्लड को हम क्या कहेंगे, सीरम कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं प्लाज्मा विदाउट clotting factors, plasma without clotting factors is called serum। प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग फैक्टर के क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। समझ रहा है ना, स्क्रीन पे आ रहा है अभी, है ना। हाँ ठीक है, प्लाज्मा बिना क्लॉटिंग फैक्टर्स के क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक, अच्छा जी, अगर आपसे पूछे भाई क्लॉटिंग फैक्टर्स हमारे कौन सा है, फाइब्रिनोजन है। तो कुछ कैल्शियम आयंस भी हैं कि जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स को निकाल दें तो प्लाज्मा को हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। ये आपको पता होगा कि हम अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होंगे तो हमारे क्या ब्लड जमेगा नहीं। तो प्लाज्मा स्पेशल लेते हैं। जो अगर प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर्स यानी खून जमाने वाले फैक्टर्स को निकाल दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। अच्छा, अब बात आती है हमारी स्पेशली फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। और फ्लूइड मैट्रिक्स को अगर आप देखना, सिंपल जो फ्लूइड जो सब्सटेंस होता है उसको हम फ्लूइड मैट्रिक्स के तौर पर काम कर लेते हैं, लेकिन हम स्पेशली किसको कह देंगे, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट से मिलकर बनता है हमारा ब्लड। अब बात आती है हमारी किसकी, फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, WBC होती है, RBC होती है, और हमारी प्लेटलेट्स जो होती हैं उनको हम क्या कहेंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट उनको कहते हैं। ठीक है, तो भैया हेडिंग डाल दिया फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट पहला वाला एरिथ्रोसाइट, RBC, WBC and platelets are collectively called formed elements. Formed elements.
WBC, RBC, प्लेटलेट्स को हम क्या कहेंगे, सबको मिला के फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं। ये कितने परसेंट बनाएंगे भैया बताइए। ब्लड में से 55% आपने प्लाज्मा निकाल दिया तो कितने परसेंट रहेगा, 45%। ये जो है फॉर्म्ड एलिमेंट्स टोटल ब्लड को यानी 45% ब्लड को बनाते हैं। ठीक है, अब लिख लीजिए दे कॉन्स्टिट्यूट nearly 45% of blood। ये 45% ब्लड को बनाते हैं, बाकी 55% क्या बना रहा है ब्लड को, प्लाज्मा ब्लड को बनाता है। अच्छा जी, पहले देख लेते हैं हमारा पहला पॉइंट क्या है, आरबीसी। इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स कह सकते हैं, या फिर हम इसको रेड ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं। रेड ब्लड कार्पल्स भी कह सकते हैं। जब आरबीसी मैच्योर हो जाती है तो हम रेड ब्लड कार्पल्स से कहेंगे, क्योंकि आरबीसी में मैच्योर हो जाने के बाद हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है स्पेशली, तो हम उसे क्या कहेंगे भैया, वो सेल नहीं है, कार्पल्स से कड़िका है ना, लाल रक्त कड़िका उसे हम कहेंगे हिंदी में रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे इट इज ऑल्सो कॉल्ड एरिथ्रोसाइट्स। इनको हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। अब भैया ये हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाती है फॉर्म्ड एलिमेंट में। WBC से भी ज्यादा पाई जाती है, प्लेटलेट से भी ज्यादा ये पाई जाती है। 1 mm पर क्यूबिक यानी कि खून की बहुत छोटी बूंद में, बहुत छोटी खून की बूंद में 50 से 55 लाख तक आरबीसी पाई जाती है। मैं कह रहा हूं दोबारा, खून की बहुत छोटी बूंद में 50 से 55 लाख तक आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं आप, ए हेल्थी एडल्ट मैन, adult man has on an average 5 million to 5.5 millions, 5 millions to 5.5 millions of RBCs mm per cubic meter of blood। यानी कि खून की बहुत छोटी बूंद में 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं, तो 5 मिलियन में 50 लाख होंगे, 5.5 मिलियन में 55 लाख होंगे। तो एक छोटी खून की बूंदी में लगभग 5 से 50 से 55 लाख या 5 मिलियन से 5.5 मिलियन आरबीसी पाई जाती है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट ये होगा, आरबीसीज आर formed in red bone marrow, in adult। जो बड़े होते हैं उनकी रेड बोन मैरो में आरबीसी बनती है। रेड बोन मैरो का मतलब है कि जो बड़ी हड्डी होती है, जैसे हमारी जांघ वाली हड्डी फीमर हड्डी है, इसमें बिल्कुल बीचों बीच में एक जगह होती है, इसको हम बोन मैरो कहते हैं।
जो वो रेड कलर की होती है, रेड बोन मैरो कहेंगे, उसमें से हमारी आरबीसी बनती है। ठीक है, अच्छा जी। अब दूसरी वाली बात ये देखेंगे कि ये कहाँ पर मरती है आरबीसी, हमारी स्प्लीन में मरती है, इसीलिए आरबीसी को स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। आरबीसीज आर destroyed RBCs are destroyed in spleen hence spleen is also called क्या लिख सकते हैं, ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी कहाँ डिस्ट्रॉय होती है, स्प्लीन में। स्प्लीन एक ऐसी जगह है जिसे हम तिल्ली कहते हैं हिंदी में, ये हमारे यहाँ पर प्रेजेंट होती है, अंदर स्टोमक के ऊपर प्रेजेंट होती है। आरबीसी की लाइफ कितनी होती है, 120 दिन होती है। 120 दिन के बाद आरबीसी हमारी कहाँ पर खत्म होती है, स्प्लीन में खत्म होती है, और इसीलिए स्प्लीन को स्प्लीन जो है आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कंप्लीट को कब्रिस्तान। ठीक, अब बात आती है भैया नेक्स्ट वाले पॉइंट की। नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसी have an average lifespan of 120 days। 120 दिन इसका एवरेज लाइफ स्पान होता है। ठीक, और एक पॉइंट और है, 2 पॉइंट और हैं, इसमें देखते हैं। ए हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 से 16 ग्राम of hemoglobin in every 100 ml ब्लड। 100 ml ब्लड में कितने से कितने ग्राम हमारा हीमोग्लोबिन होता है, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए, सीधी बात यह है कि आरबीसी जो होती है वो क्या करती है, रेड कलर की होती है। क्यों होती है रेड कलर की भैया, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, रेड कलर का पिगमेंट है। तो आरबीसी containing red colored pigment called hemoglobin। ये हीमोग्लोबिन होता है रेड कलर्ड पिगमेंट, विच कैरी स्पेशली ऑक्सीजन, गैसेस को कैरी करता है। इसमें ऑक्सीजन को ज्यादा कैरी करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को कम कैरी करता है। ठीक है, तो 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है, मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में आपको, पिछले वाले चैप्टर में, और 25% कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है। 97% ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये आपने देखा फॉर्म्ड एलिमेंट में, हमने इसमें देखा कि हमारी आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट्स है। आरबीसी जो है 1 mm³ में कितनी पाई जाती है, हेल्थी पर्सन में 50 लाख से 55 लाख यानी 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक पाई जाती हैं। आरबीसी रेड बोन मैरो में बनती हैं, स्प्लीन में ये मरती हैं, इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। आरबीसी की एवरेज लाइफ स्पान जो होती है 120 दिन होती है। आरबीसी 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम
हीमोग्लोबिन कंटेन करती हैं। और हीमोग्लोबिन एक रेड कलर पिगमेंट है जो आरबीसी में पाया जाता है। इसका काम क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।